बीए पार्ट थर्ड की जो कक्षा अपनी चल रही है, आज उसमें अपना टॉपिक है प्लेटो के साम्यवाद की आलोचना। हमने इससे पहले प्लेटो का पूरा साम्यवाद देखा है। प्लेटो का निजी संपत्ति का जो साम्यवाद है वो हमने देखा है, परिवार का साम्यवाद है वो हमने देखा है। आज हम देखते हैं कि देखने में ठीक है, ये हमें एक अच्छा सिद्धांत लग रहा है कि व्यक्ति के जीवन में, यदि शासक वर्ग के जीवन में, सैनिक वर्ग के जीवन में, जिसे संरक्षक वर्ग कहते हैं, उनके जीवन में यदि निजी संपत्ति हटा दी गई, परिवार हटा दिया गया, तो निश्चित रूप से वो शासन का संचालन बेहतरीन तरीके से करेंगे। लेकिन आलोचक जब व्यावहारिक रूप में इसको लेते हैं तो इसको वो सही नहीं मानते हैं, और इसी को लेकर विभिन्न आलोचकों ने, यहां तक कि अरस्तु ने इस सिद्धांत की काफी आलोचना की है। तो इसमें जो आपके बीए पार्ट थर्ड में या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो डिस्क्रिप्टिव प्रश्न जो आते हैं, उनमें मुख्य रूप से दो प्रश्न आपके इसमें बनते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन तो कई बन सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ ले संरक्षक वर्ग क्या है, 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको बताना पड़ेगा संरक्षक वर्ग क्या है। आपसे पूछा जा सकता है कि प्लेटो की जो निजी संपत्ति का साम्यवाद है उसका क्या अर्थ है, तो इसे आप बताइए, वो अपन बता चुके हैं पूर्व में। इसी प्रकार से परिवार का साम्यवाद क्या है, ये 2 नंबर का पूछा जा सकता है, आप इसको तैयार करिए। साम्यवाद का स्वरूप किस तरह का है, ये पूछा जा सकता है। और एक बड़ा प्रश्न जो कई बार 5 नंबर का या 10 नंबर का बड़े क्वेश्चन में भी आ जाता है, वो आता है कि प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में कोई समानताएं हैं भी या नहीं, क्योंकि दोनों का नाम साम्यवाद है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या आधुनिक साम्यवाद और प्लेटो का जो साम्यवाद है, इन दोनों साम्यवादों में किस प्रकार की असमानता है। तो जब भी हम किसी टॉपिक पे देखें तो हमें ये ध्यान में रखना है, चाहे देखिए प्रतियोगी परीक्षाएं हो चाहे आपकी एकेडमिक परीक्षाएं हो, आप हमेशा क्वालिटी और उसका ये देख के ध्यान में दीजिए आपकी उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पुराने पेपर जब आप देखेंगे तो ये चीजें आपको पता चल जाएगी, और हमारा फोकस भी उसी तरीके से होना चाहिए कि हम उस प्रश्न का, यदि प्रश्न इन रूपों में पूछे तो हम इसको प्रेजेंट कैसे करें। और ये बेहतर स्थिति तब आप प्राप्त कर सकते हैं जब आप कम से कम 5-6 बार बिना देखे एग्जाम से पहले एक बार अच्छे से पढ़ें, फिर एक बार लिखें, फिर इनको अच्छे से तैयार करके बिना देखे आप जब लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो ये प्रश्न आप अच्छे से कर पाते हो। क्योंकि हमारा अंतिम उद्देश्य है इस पूरे जो हम पढ़ रहे हैं उन चीजों को प्रेजेंट कैसे करें, जो आपकी जब कॉपी का मूल्यांकन हो तो आप किस तरीके से करें। तो हमारे जहन में ये चीजें रहनी चाहिए कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उस टॉपिक में किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। यदि ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो हमें दिमाग में ये होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम कैसे क्वेश्चंस कैसे पूछ सकते हैं। यदि वस्तुनिष्ठ नहीं होकर मान लीजिए निबंधात्मक है तो कितने शब्दों में उसका उत्तर देना है वो हमारे, तो ये तैयारियां भी हमें साथ साथ करते रहना है। क्योंकि जब प्रश्न उत्तर लिखने का तरीका अच्छे से आता है तो फिर आप चाहे वो बीए की एग्जाम हो, चाहे एमए की एग्जाम हो, चाहे आप पीसीएस एग्जाम आरएस वगैरह में बैठते हो या आप आईएएस में बैठते हो, जहां भी आप जाएंगे, जब आपकी लेखन शैली अच्छी होगी जो प्रैक्टिस से लगातार निखरती जाती है, तो निश्चित रूप से आप उन प्रश्नों को अच्छे से हल कर पाएंगे। तो आज हम देखते हैं प्लेटो के साम्यवाद की आलोचना। तो प्लेटो के साम्यवाद की आलोचना में यदि हम विभिन्न बिंदुओं पे नजर डालें जो विभिन्न विचारकों ने की है, तो सबसे पहली आप देखेंगे कि प्लेटो का जो साम्यवाद है ये व्यक्ति के सद्गुणों में बाधा उत्पन्न करता है। हर व्यक्ति को जाना भी इसी तरीके से जाता है। हम कहते हैं कि व्यक्ति जब यहां भौतिक जगत में रहता है तो भी, और इस जगत से जाने के बाद में भी जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो भी वो अपने गुणों से जाना जाता है। हम बताते हैं कि फलां व्यक्ति था, उसने ये धर्म का काम किया, ये दया का काम किया, उस व्यक्ति ने ये दान किया। आज हम देखते हैं कई कॉलेजेस के जो भवन है, भूमि है, वो बड़े बड़े दानदाताओं द्वारा दान में दी गई है। तो आलोचक ये कहते हैं कि जब आपके पास निजी संपत्ति नहीं होगी तो किस चीज का दान करोगे आप। जब आप दान नहीं करोगे तो ये कह रहा है कि आपके अंदर दया के भाव भी हैं, परोपकार के भाव भी हैं, लेकिन उनको प्रेजेंट करने का जो संसाधन है वो आपके पास नहीं है, आपके पास वो स्रोत ही नहीं है। आप चाहते हैं कि फलां व्यक्ति की आप हेल्प करें, लेकिन आपके पास निजी संपत्ति नहीं है,
आप सरकारी संपत्ति में से निकालते तो उसकी एक प्रक्रिया होगी, तो वहां जाके आपके जो व्यक्तिगत सद्गुण हैं वो आपको हर जगह दबाने पड़ेंगे। तो व्यक्ति के जो व्यक्तिगत सद्गुण हैं उन सद्गुणों को दिखाने का या प्रेजेंट करने का एक बेहतरीन जो तरीका है वो केवल निजी संपत्ति है। व्यक्ति के पास जितनी निजी संपत्ति है, अब वो अपने यूज में लेता है तो शायद हम उसे नहीं जानते, लेकिन जब उन्हीं चीजों को वो लोगों के यूज में लेना शुरू करता है, लोगों के कल्याण में लगाना शुरू करता है, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक बहुत बड़ा गुण समाज के सामने निकलकर सामने आता है। तो पहली और एक बड़ी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि व्यक्ति के जीवन में यदि निजी संपत्ति को आप हटा देंगे शासक और सैनिक वर्ग के, तो सैनिक और शासक वर्ग के लोग हैं उनके कई सद्गुण हैं वो हमें दिखाई नहीं देंगे, जैसे दया, धर्म, परोपकार, आतिथ्य, सेवा। ये भाव तब दिखाई देते हैं जब व्यक्ति अपनी निजी संपत्ति के माध्यम से उन चीजों पर व्यय करता है। तो एक तो यह समस्या आएगी जब उसके जीवन में निजी संपत्ति नहीं होगी। दूसरा, प्लेटो साम्यवाद के लिए कहता है कि साम्यवाद के माध्यम से एकता स्थापित होगी, लोगों में प्रतियोगिताएं नहीं होंगी, लोग पैसों के पीछे भागेंगे नहीं, तो सारे लोग एकता के सूत्र में बंधे रहेंगे। लेकिन आलोचक कहते हैं कि यदि हम इसका दूसरा रूप देखें तो उसने साम्यवाद का जो स्वरूप उसने अपनाया है, उस स्वरूप में आप देखिए कि उसने संरक्षक वर्ग अर्थात शासक और सैनिक वर्ग को तो संपत्ति से अलग कर दिया, उनकी निजी संपत्ति नहीं है, लेकिन उत्पादक वर्ग को वो कहता है कि वो संपत्ति रख सकता है। तो कहीं ना कहीं आगे चलकर फिर दो वर्ग बन गए, एक वो वर्ग जिसका संपत्ति के साधनों पर स्वामित्व होगा, दूसरा वो वर्ग जो संपत्ति के साधनों से विहीन होगा, और आगे चलकर वही समस्या इन दोनों के बीच में उत्पन्न होगी और वर्ग संघर्ष की समस्याएं देखने को मिल सकती है। जैसा कि मार्क्स में हम पढ़ते हैं, क्लास स्ट्रगल का मूल कारण भी संपत्ति का होना और संपत्ति का नहीं होना। तो यहां हम देखते हैं कि शासन कार्य करते करते वो संपत्ति से इतने अलग हो जाएंगे कि दूसरा वर्ग है वो संपत्तिवान बन जाएगा। और जब ये एक सामान्यतया देखा गया है कि आज भी हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर वही राष्ट्र पूरे राजनीतिक कार्यों का संचालन कर रहे हैं जो पूंजी की दृष्टि से संपन्न है। अमेरिका है, फ्रांस, जापान, ब्रिटेन, ये वो लोग हैं जो संपन्न राष्ट्र हैं। तो आज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हम देख रहे हैं कि चाइना जैसे ये लोग हैं, उनका मूल कारण यही है कि उनके पास संपत्ति अधिक है। तो निजी संपत्ति का होना कई शक्तियों को, कई सत्ताओं को अपने आप खींच लेता है। तो ये प्लेटो ने इस तरफ किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया है। तो ये संभावना प्रबल बनी रहेगी कि प्लेटो के साम्यवाद में केवल संपत्ति और संपत्ति का नहीं होना, ये दोनों चीजें एकता स्थापित नहीं करेंगे, बल्कि वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करके राष्ट्र के लिए समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। और एक सबसे बड़ी चीज ये है कि इस व्यवस्था से जो शासक वर्ग है, सैनिक वर्ग है, जो हम संरक्षक वर्ग कहते हैं, यह संरक्षक वर्ग पूरी तरीके से उत्पादक वर्ग पर निर्भर हो जाएगा। यह कहता है कि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति उत्पादक वर्ग करेगा। जब आप निर्भर हो गए तो उसके बाद में आप मानसिक रूप से, जब आप दूसरों पर निर्भर हैं, तो यह कहता है कि मानसिक रूप से कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक दबाव आ जाता है। आप उन लोगों को क्या न्याय प्रदान करेंगे जिनके दम पर आप स्वयं अपना जीवन चला रहे हैं। तो यह भी एक बहुत बड़ी समस्या प्लेटो के इस साम्यवाद में आलोचक हैं वो खड़ी करते हैं कि यह भी एक बड़ी समस्या है कि जो संपत्ति जब केवल उत्पादक वर्ग के पास रहेगी तो कुछ समय बाद में उत्पादक वर्ग शक्तिशाली बन जाएगा जब संपत्ति होगी, और वो उसी संपत्ति के माध्यम से फिर सत्ता पर भी काबिज हो सकता है। तो ये एक अगली आलोचना की जा सकती है। उससे अगली जो आलोचना है वो हम कह सकते हैं कि ये एक अर्ध साम्यवाद है। तो एक्सक्यूज मी सर, ये प्लेटो के साम्यवाद को अर्ध साम्यवाद क्यों कहा गया है? एक तो ये है, दूसरा क्या इसमें ये जो साम्यवाद है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, इस वजह से कहा गया है या और कोई रीजन है? नहीं, यहां आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। अर्ध साम्यवाद का अर्थ इसलिए नहीं है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। अर्ध साम्यवाद इसको इसलिए कहा गया है कि प्लेटो के राज्य में तीन वर्ग हैं, शासक वर्ग है, सैनिक वर्ग है और उत्पादक वर्ग है। ये सैनिक और शासक वर्ग है, इसको नाम देता है वो संरक्षक वर्ग। तो ये जो संरक्षक वर्ग है केवल इसी के ऊपर प्लेटो का साम्यवाद लागू है। प्लेटो ने उत्पादक वर्ग को पूर्णतया साम्यवाद से मुक्त
कर दिया है। उनकी निजी संपत्ति भी हो सकती है और निजी परिवार भी हो सकता है। तो इसे कहते हैं अर्ध साम्यवाद, अर्थात केवल आधे समाज के ऊपर साम्यवाद लागू होगा और समाज का एक बड़ा वर्ग उसने साम्यवाद से मुक्त कर दिया है। तो ये अर्ध साम्यवाद की स्थिति है, ये आगे चलकर कई समस्याओं को जन्म देती है और इसमें वो सारे दोष उत्पन्न हो जाएंगे संपत्ति और परिवार के उत्पादक वर्ग के माध्यम से। तो यहां अर्ध साम्यवाद का होना भी एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न करता है। अगला जो एक बिंदु आता है आलोचना का, वो आता है कि प्लेटो परिवार और निजी संपत्ति इन दोनों को व्यक्ति के जीवन से हटा देता है। लेकिन आलोचक कहते हैं कि प्लेटो की सिद्धांत या प्लेटो का जो सोच है वो यहां गलत साबित हो रही है। वो ये कहते हैं कि ये दोनों ही चीजें या दोनों ही जो तत्व हैं ये व्यक्ति जीवन की प्रेरणा के बहुत बड़े स्रोत हैं। व्यक्ति के जीवन में यदि कोई प्रेरक तत्व है तो या तो निजी संपत्ति है या उसका स्वयं का परिवार है। व्यक्ति, ये दोनों कभी भी व्यक्ति के जीवन में यदि इनका सकारात्मक पक्ष आप देखें तो ये कभी भी व्यक्ति के जीवन में बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं, बल्कि व्यक्ति के जीवन में ये जो परिवार वगैरह हैं ये कई तरह की लाभ उत्पन्न करते हैं। निजी संपत्ति को यदि हम देखें तो निश्चित रूप से ये एक व्यक्ति के जीवन में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करती है, एक स्वस्थ प्रतियोगिता उत्पन्न करती है जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमता को दिखाकर अधिक से अधिक संपत्ति का अर्जन करता है। और ये संपत्ति का अर्जन एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये मनुष्य का स्वभाव है कि वो अपने अच्छे कार्यों का इनाम चाहता है। हम यहां तक कहते हैं कि कई लोग जो ये कहते हैं भी तृष्णा वगैरह महत्वाकांक्षा है, तो एक बहुत बड़ा जो संत प्रकृति के लोग हैं, साधु हैं, वो भी पूरे जीवन में अच्छे काम करते हैं ताकि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। मतलब वो भी इनाम के रूप में मोक्ष चाहते हैं कि जब यहां से चले जाएं तो वो जीवन और मरण के चक्र से मुक्त हो जाएं। तो जब संत प्रकृति के लोग हैं, साधु संत हैं, वो भी जब यहां एक भलाई काम कर रहे हैं, उसके पीछे भी जब उनके जहन में कहीं घूमता है कि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो, तो इसका मतलब सीधा सा है कि हर व्यक्ति अपने कार्य का एक रिवेंज, एक जो ये कह सकते हैं आप, कुछ ना कुछ बदला, रिवार्ड उसका चाहता है, वो इनाम चाहता है। तो यदि यहां लोग काम करें और उसके बदले में उसको प्रॉपर्टी प्राप्त नहीं होगी तो धीरे धीरे उनके अंदर कामों के प्रति एक विरक्ति भाव उत्पन्न हो जाता है। कई बार हम देखते हैं कि कई जब आप लोक प्रशासन पढ़ते हैं तो उसमें जो सरकारी और निजी क्षेत्र में जब आप कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ एक बहुत बड़ा कारण यह है कि निजी क्षेत्र में व्यक्ति जितना कार्य करता है उसका पैसा उतना बढ़ता जाता है और यही पैसे का जो प्रवाह जो बढ़ता जा रहा है वो उस व्यक्ति को और अधिक प्रभावित करता है और ज्यादा काम करते रहते हैं। सरकारी क्षेत्रों में कई देशों का हम लोक प्रशासन में आप देखेंगे अलग अलग जगह, तो सरकारी क्षेत्र में एक निश्चित तरीके बना दिए गए हैं, इतने साल काम करने पे इतना इंक्रीमेंट लगेगा, इतना पैसा बढ़ेगा, आप चाहे कितना काम करें नहीं करें, ये एक समस्या है। तो उस दृष्टि से जो नहीं कर रहे हैं उनको तो चलिए आपने पनिशमेंट दे दिया, लेकिन जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनके लिए भी कोई बहुत ज्यादा व्यवस्थाएं नहीं होती है। और इस आधार पर देखते हैं कई विभिन्न देशों में जो सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं वो थोड़े निजी डिपार्टमेंट्स की तुलना में पिछड़ते गए, और जहां इनाम की व्यवस्था है, जहां रिवार्ड उनको तरह तरह की चीजें प्रदान की जाती है उनके काम के बदले, वो निश्चित रूप से वो प्रोग्रेस करते हैं। तो निजी संपत्ति एक बहुत बड़ा प्रेरक तत्व है जिसे प्लेटो ने व्यक्ति के शासक वर्ग और सैनिक वर्ग के जीवन से अलग कर दिया है। और एक आलोचक यहां तक कहते हैं कि जब निजी संपत्ति से और परिवार से व्यक्ति को अलग कर दिया जाएगा तो वो व्यक्ति एक साधु संत के समान, एक तपस्वी जिसे हम कहते हैं उसके समान हो जाएगा। लेकिन यही संतत्व के जो भाव हैं आगे चलकर उसे सांसारिक चीजों से या राज्य के जो जीवन है, राज्य का उसका जीवन है, राज्य के कार्य हैं जो उसके कर्तव्य हैं, आगे चलकर हो सकता है कि वो उससे भी विरक्त हो जाए। वो विरक्ति के भाव जो संतत्व से अपने आप जो विरक्ति के भाव पैदा होते हैं वो यदि राज्य के कर्तव्य में भी आ गए तो उस समय एक अलग स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो प्लेटो ने इस ओर भी बात ध्यान नहीं दिया है, आलोचकों का ये मानना है। अगली जो समस्या है वो ये आती है कि जब शासक और सैनिक वर्ग के जीवन में संपत्ति नहीं रहेगी, परिवार नहीं रहेगा, तो निश्चित रूप से पारिवारिक और संपत्ति संबंधी जो विवाद होंगे उन विवादों का व्यावहारिक पक्ष वो लोग नहीं जान पाएंगे।
क्योंकि जब तक व्यक्ति उनका व्यवहारिक पक्ष नहीं जानेगा तब तक उसे यह पता ही नहीं होगा कि निजी संपत्ति से क्या क्या दोष उत्पन्न हो सकते हैं, निजी संपत्ति के द्वारा कौन कौन सी जटिल समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो जो सामान्य समस्याएं हैं उन पर तो वो निर्णय ले लेगा, लेकिन जो जटिल समस्याएं हैं परिवार की, वो यदि स्वयं व्यक्ति परिवार, यदि व्यक्ति का स्वयं का परिवार है, यदि व्यक्ति के जीवन में स्वयं के पास कोई संपत्ति है, तो उसे पता रहेगा कि संपत्ति से किस प्रकार की जटिल समस्याएं उत्पन्न होती है, परिवार में किस तरह की जटिल समस्याएं उत्पन्न होती है, और वो उनका तो व्यवहारिक ज्ञान के अभाव में वो सही निर्णय नहीं दे पाएगा। आलोचक इस दृष्टि से भी प्लेटो के साम्यवाद की आलोचना करते हैं। अगली एक जो आलोचना इसकी आती है वो है कि प्लेटो का जो साम्यवाद है वो मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति के विरुद्ध है। निजी संपत्ति की चाह, परिवार, व्यक्ति का स्त्री पुरुष का जो एक आकर्षण और उनका मोह होने के उत्पन्न होने के बाद में एक साथ रहना, एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करना, एक दूसरे को जानना, ये कह रहा है कि ये मनुष्य की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। स्त्री पुरुष होना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक स्त्री और एक पुरुष का आपस में जब दोनों का मन मिलना, ये एक बहुत बड़ी चीज है जो परिवारों में मिलता है। लंबे समय तक साथ रहने से दोनों एक दूसरे को जान पाते हैं, दोनों एक दूसरे को समझ पाते हैं, और वही आगे चलकर परिवार की एक बहुत बड़ी, जिसे हम कह सकते हैं कि परिवार को बांधने वाला एक बहुत बड़ा कारक बन जाता है। लेकिन प्लेटो इस ओर कोई ध्यान नहीं देता है। तो यहां यह भी एक है कि मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति, हर मनुष्य का या हर पुरुष या हर स्त्री का, हर स्त्री या पुरुष के प्रति लगाव नहीं है, बल्कि उस स्त्री और पुरुष के प्रति लगाव होता है जिसका उसके साथ प्रेम उत्पन्न हो जाता है। तो ये प्रेम उत्पन्न होना या उसको कुछ समय के लिए मिलना, दोबारा हटा देना, मतलब ये जो अपन बात करते हैं, जो प्लेटो जिस तरह की बात करता है, ये एक हमने यहां भी आलोचना का एक अलग बिंदु भी देखते हैं, उसको आप देख लीजिए साथ में, कि ये सिद्धांत पशु जगत में तो लागू हो सकते हैं। ये पशुत्व प्रवृत्ति वाला सिद्धांत है कि केवल संतान उत्पत्ति के लिए एक नर और मादा आपस में मिले और संतान उत्पत्ति के उद्देश्य पूरा होने के बाद में वो लोग अलग हो गए, या अगली बार किसी दूसरे नर और मादा हैं वो आपस में मिल रहे हैं। ये पशुत्व या पशु जगत में तो ये नियम लागू हो सकता है, लेकिन मनुष्य जगत में, मनुष्य जो अनंत, जिसके पास अनेक प्रकार की भावनाएं हैं, उन भावनाओं का उसने, प्लेटो ने कहीं सम्मान नहीं किया है, जबकि मनुष्य का पूरा जीवन उसकी भावनाओं से जुड़ा होता है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो परिवार का साम्यवाद है वो पशु जगत में लागू हो सकता है, लेकिन मनुष्य जो भावनाओं से जुड़ा हुआ होता है उसके साथ उसको लागू करना प्लेटो की एक बहुत बड़ी भूल है। और प्लेटो आलोचक ये कहते हैं कि परिवार एक बहुत ही पवित्र संस्था है, एक हम इसको कहेंगे होली इंस्टीट्यूशन के रूप में मानते हैं, इतना पवित्र है, जिसका प्लेटो ने, आलोचक कहते हैं कि बहुत ही विकृत चित्रण किया है। उसने यहां तक मान लिया, मतलब जो प्लेटो का जो सिद्धांत है उसमें, उसके अनुसार हम ये समझ सकते हैं कि प्लेटो परिवार को केवल इतना मानता है कि जो स्त्री और पुरुष हैं वो केवल शारीरिक मिलन के लिए परिवार रूपी संस्था का निर्माण करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक निश्चित देखते हैं कि जब इतना मोह उत्पन्न हो जाता है तो शारीरिक आकर्षण पति और पत्नी के लिए कोई मायने नहीं रखता है, वो भावनाओं से बंधे हुए होते हैं। तो इस पवित्र भावनाओं को कहीं ना कहीं प्लेटो ने नहीं समझा है, और प्लेटो ने परिवार जैसी पवित्र संस्था का एक विकृत चित्रण पशु जगत से तुलना करके उसकी की है। तो इस दृष्टि से भी आलोचक इसका विरोध करते हैं। यहां हम देखते हैं कि परिवार को एक व्यक्ति जीवन की प्रथम पाठशाला के रूप में भी, फर्स्ट स्कूल जो हम कहते हैं, वो परिवार है। अब ये कहता है कि संतान होते ही उसका पालन पोषण राज्य करेगा, राज्य के कर्मचारी करेंगे। ऐसी स्थिति में व्यक्ति या एक जो बालक होता है उसमें सद्भावनाएं कहां से डेवलप होगी? वो प्रेम, सहानुभूति, दया, ये सारी चीजें अपने माता पिता से सीखता है, और उन्हीं चीजों को जब बड़ा होता है वो चीजें उसमें एक समाजीकरण के माध्यम से उसमें प्रवेश कर जाती हैं, और वही समाजीकरण के माध्यम से जब प्रवेश करने के बाद में उसमें स्थापित हो जाती है, उन्हीं का लाभ वो समाज को देता है। तो यदि केवल राज्य के कर्मचारियों द्वारा उनका पालन पोषण किया गया, उस स्थिति में हम देखते हैं कि आज भी देखते हैं कि कई लोग जो
प्रारंभ से ही परिवारों से अलग रहे हैं वो कई चीजों से वंचित रह जाते हैं। भावनात्मक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से तो ठीक है, उनको हमने व्यावसायिक बना दिया, लेकिन भावनात्मक दृष्टि से उनका डेवलपमेंट उतना नहीं हो पाता जितना एक व्यक्ति अपने माँ बाप के साथ रहकर या माँ बाप से अटैच रहकर, वो चाहे किसी भी रूप में, वो सीख पाता है। तो इस दृष्टि से भी जो परिवार जिसे हम प्रथम पाठशाला कहते हैं, उससे भी प्लेटो अपने साम्यवाद के द्वारा उन संतानों को उन सबसे वंचित करता है। अगली जो आलोचना है वो ये है कि प्लेटो कहता है कि श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति श्रेष्ठ पुरुष और श्रेष्ठ महिलाओं के संसर्ग से होगी। तो ये भी उसका मानना पूर्णतः सही नहीं है, क्योंकि किसी भी बच्चे के जन्म या उस बच्चे के डेवलपमेंट में केवल आनुवंशिक जो एक सिस्टम है उसके साथ एनवायरनमेंट का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। उसका वातावरण कैसा है वहां का, उस वातावरण के अकॉर्डिंग ये वो चीजें भी मिलती है। तो ये इस दृष्टि से भी ये प्लेटो का जो श्रेष्ठ संतान और बाकी लोगों को इस तरह के अधिकार नहीं देना, जो श्रेष्ठ नर पुरुष या पुरुष और महिलाएं नहीं, उनके अलावा उनको बिल्कुल अलग रखना, ये एक तरीके से उन लोगों की जो प्राकृतिक जो एक तरीके से रिक्वायरमेंट्स हैं उनको उनसे अलग करना है। तो इस दृष्टि से भी हम इसे मानवीय नहीं कह सकते। तो यहां इस दृष्टि से भी हम कहते हैं कि प्लेटो का जो निजी संपत्ति और परिवार का साम्यवाद है, उसके यदि साइड इफेक्ट देखें, आलोचना के रूप में हम देखें, तो बहुत ज्यादा निकल के सामने आ रहे हैं। आलोचक यहां तक कहते हैं कि जो प्लेटो ये मान के कि ये चीजें वापस उसके ज्ञान को समाप्त कर सकती है, प्लेटो उनके जीवन से चीजें हटा देता है। अर्थात मान लीजिए कोई ये कहे कि जब एक्सीडेंट होने की संभावना है, वहां आप रेलगाड़ियों का संचालन करना ही बंद कर दें कि आप रेलगाड़ियां ही मत चलाइए, यहां पटरियां ही मत डालिए ताकि एक्सीडेंट होंगे ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में क्या डेवलपमेंट हो पाएगा? प्लेटो आलोचक ये कहते हैं कि यदि प्लेटो इसके लिए कोई और व्यवस्थाएं करता, ये सिद्धांत में कहीं अपन ये नहीं कहते कि निजी संपत्ति का अति होना या परिवार के प्रति अति प्रेम होना व्यक्ति को निश्चित रूप से राज्य के कार्यों से भटका देता है। आज हम भ्रष्टाचार के अनेक मामले देखते हैं जहां लोग राजकीय कार्यों का अनुचित लाभ लेते हैं, ऐसा दिखाई देता है, अखबारों में खूब पढ़ते हैं लोग। लेकिन उनके बहुत से तरीके हैं, क्या उनका ये नहीं कि हम उनको परिवार समाप्त कर दें, निजी संपत्ति समाप्त कर दें, और कई तरह की उनको जागरूक किया जा सकता है, उनको उनके खिलाफ उनके विरुद्ध कंट्रोलिंग बॉडीज की जा सकती है, बहुत तरीके किए जा सकते हैं। लेकिन उन चीजों को समाप्त ही कर देना ये कहीं ना कहीं और कई समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। तो यद्यपि प्लेटो का साम्यवाद है वो भ्रष्टाचार को रोकने और शासक और सैनिक वर्ग को कर्तव्य के प्रति, अपने राज्य हित के जो कर्तव्य हैं उनके प्रति ही केवल जागरूक बनाए रखना, उनके प्रति ही केवल एकाग्र करने का सिद्धांत की दृष्टि से सही कहा जा सकता है। लेकिन निजी संपत्ति और परिवार की संपत्ति का पूर्ण उन्मूलन कर देना उन व्यक्ति के जीवन से ये कहीं भी उचित दिखाई नहीं देता है। तो इस दृष्टि से ये है प्लेटो के साम्यवाद की आलोचनाएं।